नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलकिरण गढ़वाल, राजनीति विज्ञान विभाग, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, कल हम अमेरिका की संघीय शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। संघीय शासन व्यवस्था राज्य की शासन व्यवस्था के रूप में होती है। शासन के दो प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकारों में से अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण और संघ शासन व्यवस्था होने के कारण अमेरिका के अंतर्गत सरकार की शक्तियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं। शासन व्यवस्था के क्षेत्र में जब सरकार के तीनों अंगों के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाता है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो इसी के तहत जहाँ संघीय शासन व्यवस्था होती है, शासन के तीनों अंगों के अंतर्गत कार्यों का विभाजन होता है, तो इन बातों को लेकर एक स्वतंत्र, सर्वोच्च और निर्भीक न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। अमेरिकन संविधान के अंतर्गत भी इस संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि किसी भी राज्य के अंतर्गत कितना भी उत्तम प्रबंध क्यों न हो, यदि वहाँ न्याय का अभाव है तो राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम नहीं कहा जा सकता। किसी भी देश के शासन की अच्छाई या बुराई की असली कसौटी वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं प्रतिष्ठा से ही आंकी जाती है। अमेरिका की शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट महत्व है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में वहाँ एक विद्वान हुए हैं हैस्किन, जिन्होंने इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह अनेक बातों में अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शक्तियों वाला एक ऐसा संगठन है जो वहाँ के संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है, वहाँ नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अमेरिका के अंतर्गत हैमिल्टन ने कहा है कि प्रारंभ में राज्यमंडल का सबसे बड़ा दोष न्यायपालिका की शक्ति का अभाव था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के पृथक पृथक होने के कारण प्रायः परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे। इस अनिश्चितता एवं अस्थिरता की स्थिति के अंतर्गत और इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायपालिका के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। यद्यपि अमेरिका के अंतर्गत संविधान, विधियां और संधियां राष्ट्र के सर्वोच्च नियम हैं, तो भी ये आवश्यकता महसूस की गई कि किसी भी एक शक्ति के द्वारा इसकी व्याख्या की जाए तथा इन्हें क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता महसूस की गई। इन सब विवादों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सर्वमान्य मध्यस्थ की आवश्यकता को महसूस किया, जो राज्य और संघों के हितों से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से झगड़ों को निपटाए। इन्हीं कारणों से अमेरिकी संविधान में राष्ट्रीय न्यायपालिका का अभ्युदय हुआ, जो शक्तियों के समन्वय और संतुलन तथा नागरिक, राज्यिक एवं संघीय अधिकारों का रक्षक भी उसको बनाया गया। मुनरो के शब्दों में, संविधान निर्माताओं ने निश्चय किया कि संविधान तथा उसके अधीन बने कानूनों तथा नियमों को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली संघीय न्याय की स्थापना हो। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। अर्थात
संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और संघीय कार्यपालिका के समकक्ष रखा गया तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित किया गया। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व भी कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ा गया। 1789 के अंतर्गत न्यायपालिका अधिनियम पारित हुआ और वर्तमान में संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत 3 श्रेणियों के न्यायालय वहाँ पर स्थापित किए गए हैं: जिला न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ हमें संघीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में देश के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संविधान की एक विशिष्ट महत्ता है, जिसकी स्थापना पूर्व में मैंने आपको बताया 1789 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सर्वप्रथम इसका कार्यालय न्यूयॉर्क नगर में स्थापित किया गया था, किंतु वर्तमान में ये वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संदर्भ में कांग्रेस को ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत जो नियुक्तियां की जाती हैं महत्वपूर्ण, उसके अंतर्गत कांग्रेस को अधिकार दिया गया है। किंतु कांग्रेस द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, सीनेट से उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर सीनेट स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो वो एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ भी जैसे हमारे देश के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार अमेरिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति कांग्रेस अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहाँ सदस्य संख्या का निर्धारण भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में भी कोई विशिष्ट प्रावधान अमेरिका के अंतर्गत नहीं किए गए हैं। अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में ये प्रावधान किया गया है कि वो ख्याति प्राप्त वकील हो तथा विभिन्न प्रकार के कानूनों के संदर्भ में वो न्याय प्रदान कर चुका हो, सार्वजनिक व्यक्ति तथा कानून का वो प्राध्यापक हो। इस प्रकार की सामान्य योग्यताओं के आधार पर ही वो न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे टाकविले ने न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में बहुत ही उपयुक्त ढंग से विचार व्यक्त किए हैं। संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी नासमझ या बुरे नागरिक आ जाएं, तो संघ में अराजकता एवं गृह युद्ध की स्थिति फैलने की संभावना होती है। इसलिए व्यवहार में न्यायाधीशों के चयन में पक्षपात ने भी वहाँ पर महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। राष्ट्रपति जिस दल के होते हैं, सामान्यतः वो उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसके संदर्भ में चार्ल्स वारेन का ये कथन उल्लेखनीय है कि नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों ने अपने निष्पक्षता को बनाए रखा है। अमेरिका के अंतर्गत न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात उनके कार्यकाल के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु तक सवैतनिक अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकता है। केवल महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा उनको अक्षमता या कदाचार के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाएं, तो सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अमेरिकन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यप्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली के संदर्भ में ये देखा गया है कि वहाँ न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में समाप्त हो जाता है।
आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है, न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र या शक्तियाँ। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो शक्तियाँ होती हैं, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इतनी अधिक हैं जितनी दुनिया की किसी भी न्यायालय के अंतर्गत नहीं है। सामान्यतः न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल किए जाते हैं, किंतु अमेरिका के अंतर्गत विशेष संदर्भों के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का उद्भव हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन से आप अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी जब हम आपको सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कराते हैं तो वहाँ पर भी आपने न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन किया है। सामान्य शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा तात्पर्य न्यायपालिका के उस अधिकार से है जिसके तहत वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की वैधता की जांच करती है कि वो संविधान या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार अमेरिका के अंतर्गत किन विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम अधिक जानकारी के लिए अगली कक्षा के अंतर्गत मिलते हैं। धन्यवाद।